हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की हिंदी की किताब भारत की खोज के 3rd चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न उत्तर। इससे पहले जो हमने करवाए थे उसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख लीजिए। तो आइए आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वनों में स्थापित विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा गया है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो विद्यालय होते थे, विश्वविद्यालय या स्कूल वगैरह जो होते थे वो वनों में बनाए जाते थे, जंगलों में बनाए जाते थे। तो इसमें पूछा गया है वनों में स्थापित विश्वविद्यालय के बारे में, इसमें क्या बताया गया है। तो अक्सर वनों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इनमें शिक्षा पाने के लिए क्या होता था, दूर दूर से विद्यार्थी आते थे और यहाँ विद्यार्थियों को संयमित और ब्रह्मचर्य जीवन बिताना होता था। और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी होते थे अपने घर जाते थे और वहाँ पर वो गृहस्थ जीवन बिताते थे, मतलब वो शादी वगैरह कर लेते थे। आगे कहा गया तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताया गया है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसके बारे में बताना है आपको। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, पेशावर के पास है। बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है ये विश्वविद्यालय विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। इसमें भारत के दूर दूर के हिस्से से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आता था और एजुकेशन प्राप्त करता था, स्नातक होता था, मतलब बैचलर डिग्री अगर प्राप्त कर लेता था यहाँ से, तो उसको बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। और तक्षशिला का स्नातक होना मतलब सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। तो बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का केंद्र बन गया था। आगे कहा गया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी। तो दोनों ही जो धर्म थे वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और दोनों अहिंसा पर बल देते थे। दोनों कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया। और दोनों ने भिक्षुओं के संघ बनाए थे। दोनों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना था। वे यथार्थवादी और बुद्धिवादी थे और वो जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल देते थे। आगे कहा गया कि बुद्ध में क्या विशेषता थी। तो बुद्ध में धर्म का अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरोहित प्रपंच पर हमला करने का साहस था। तो जो बुद्ध थे उनको ये धर्म, कर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड जो होते हैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी और ना ही उनको ये चमत्कारों पर विश्वास था। तो उन्होंने चमत्कारों की भी निंदा की थी। जैसे कि पंडित वगैरह होते हैं, कहते हैं कि ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार, तो ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं थी। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। तो वो जो कोई भी बात कहते थे, अगर वो सही है तो देखते थे कि हाँ वास्तव में ये चीज़ सही है कि गलत है। तो उनका जो अनुभव था उसके आधार पर वो किसी भी बात को सही गलत मानते थे। और उनका जो बल था वो नैतिकता पर था। उनकी पद्धति जो थी वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। तो उन्हें वर्ण व्यवस्था जो थी वो पसंद नहीं थी। हालांकि उन्होंने सीधा प्रहार नहीं किया, उन्होंने सीधी तरह से वर्ण व्यवस्था को अच्छा या बुरा नहीं बताया, पर अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको कोई भी स्थान नहीं दिया। आगे है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो बुद्ध का कहना था कि सभी देशों में जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। संसार में घृणा का अंत घृणा से ना होकर प्रेम से होता है। अगर कोई हमसे नफरत करता है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो वो जो नफरत है उसकी वो प्रेम में बदल जाती है। तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रेम करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने क्रोध पर दया से तथा बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। अगर मनुष्य को क्रोध आ रहा है तो उस दूसरे जो मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। अगर हमें किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है तो हमें क्रोध नहीं करके क्या करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। दूसरा व्यक्ति हम पे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो हम अगर उस पर दया दिखाते हैं तो उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो भी हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए बल्कि उसका भला करना चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति है वो सोचेगा कि हमारा भला कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, तो वो बुराई से हट जाएगा। उनका कहना था कि मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। तो उनका कहना था कि मनुष्य जो जन्म लेता है तो उसकी जो जात होती है वो जन्म से नहीं होती तय बल्कि कर्म से होती है। जैसा वो कर्म करेगा वैसी ही उसकी
जो जात है वो पता चलती है। तो मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। आगे कहा गया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर क्या काम किया। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर राष्ट्रीयता का नारा बुलंद किया। तो इन दोनों का ही कहना था कि हमारा जो राष्ट्र है उससे हमें प्रेम करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति की इन्होंने प्रेरणा दी थी और यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार कर मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। और जो चाणक्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आगे पूछा गया कि चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के मंत्री थे और सलाहकार थे, उनको सलाह देते थे। वो बहुत तेज बुद्धि वाले थे, उनकी जो बुद्धि थी बहुत तीव्र थी और इन्हीं का नाम जो था दूसरा नाम था कौटिल्य। तो जो चाणक्य थे उनको ही कौटिल्य कहा गया। जो चाणक्य थे वो सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि शिष्य की तरह देखते थे। जो इनके स्वामी थे सम्राट थे उनको स्वामी की तरह नहीं देखते थे बल्कि अपने शिष्य की तरह देखते थे। तो जो चाणक्य थे अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं और चंद्रगुप्त की सफलता चाणक्य की बुद्धि की चतुरता का ही परिणाम है। तो जो चाणक्य थे बहुत अधिक बुद्धिमान थे। अगला है अर्थशास्त्र में किन किन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य का दूसरा नाम है, उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा उसमें पूछा गया है कि किन किन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, किन विषयों के बारे में इसमें लिखा गया है। तो अर्थशास्त्र में सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, स्त्रियों के अधिकार, व्यापार, कानून, न्यायालय, कृषि, लगान और कारखानों, दस्तकारियों, उद्योग धंधों, मत्स्य उद्योग मतलब मछली पालन, जेल, जनगणना आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आगे पूछा गया है कि जातक कथाओं में ग्राम सभाओं के बारे में क्या कहा गया। तो जातक कथाओं में ग्राम सभाओं के बारे में क्या कहा गया। जो ग्राम सभाएं थी वो एक सीमा तक स्वतंत्र थी। जो ग्राम सभाएं थी वो स्वतंत्र थी। उनकी आमदनी का मुख्य साधन क्या था, लगान था। तो इनकी आमदनी का जो साधन था वो क्या था, लगान मतलब कर लिया जाता था, उससे इनकी आमदनी होती थी। तो ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में क्या होता था, राजा का हिस्सा माना जाता था। तो ज़मीन पर जो कुछ भी पैदा होता था, जो किसान होते थे ज़मीन में कुछ उगाते थे फसल वगैरह, तो उसमें क्या होता था, जो कुछ भी उगता था उसमें राजा को हिस्सा मिलता था। तो इसका भुगतान वो या तो गल्ले के रूप में करते थे या पैदावार के रूप में किया जाता था। तो उसका जो भुगतान होता था, जो कुछ भी उनको उससे आमदनी होती थी उसका कुछ हिस्सा वो राजा को दे देते थे या फिर अनाज वगैरह जो होता था वो मिल जाता था राजा को। इस तरह से राजा को कर दिया जाता था। ये उपज के छठे भाग के करीब होता था। जो कुछ उनका इसमें इनकम होती थी, जो कुछ भी वो पैदा करते थे उसका छठा भाग वो राजा को कर के रूप में दे देते थे। अगला है जातकों में गांवों की स्थापना के बारे में क्या कहा गया है। तो जातकों में बताया गया है कि विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों के अलग अलग बस्तियां गांवों की स्थापना की गई थी। तो क्या होता था, जो गांव होते थे पूरे के पूरे एक ही काम करने वाले लोगों के होते थे। मतलब अगर कोई कारपेंटरी का काम करता है तो पूरा गांव उसमें क्या था, कारपेंटर जो होते थे बढ़िया होते थे, पूरा गांव उन्हीं का होता था। एक गांव जो होता था वो लोहारों का होता था। इस तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। तो अलग अलग जो काम करने वाले थे उनकी अलग अलग बस्तियां थी, अलग अलग गांव थे। और जो ये गांव होते थे, अलग अलग काम करने वाले जो लोग होते थे उनके जो गांव होते थे प्रायः क्या होते थे, शहर के पास ही होते थे, क्योंकि शहर में उनका माल जो होता था वो आसानी से बिक जाता था और उनको आमदनी हो जाती थी। तो अलग अलग जो बस्तियां थी, गांव थे, वो अलग अलग जो काम करते थे उसके हिसाब से बटे हुए थे। एक गांव में एक ही तरह के जो ऐसे लोहार है तो एक गांव पूरा क्या लोहारों का होता था, एक गांव है तो पूरा बढ़इयों का गांव होता था। इस तरह अलग अलग पेशों के अलग अलग गांव होते थे। और जो ये गांव होते थे प्रायः शहर के पास ही बनाए जाते थे ताकि उनका जो माल है बनाया हुआ वो शहर में आसानी से बिक जाए। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन 3rd चैप्टर के। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से सुन लिया करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन होगा अगर आता है तो आप उसमें से लिख सकते हैं।
तो आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से समझ के याद कीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।